नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग टॉपिक वाइज क्लास लेंगे, टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे। में आज का टॉपिक है अनुसूचित जात और जनजात की समस्याएं, यानी इनसे पूछे हुए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि हमारे संभावित प्रश्न होंगे कि पूछे जाएंगे, सीधे आपको मिलेंगे प्रश्न और विकल्प सहित। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास को। तो आज का पहला सवाल ये रहा। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दें। हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा विद्यार्थियों कि अनुसूचित जाति शब्द, अनुसूचित जाति शब्द यानी शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, या संविधान सभा द्वारा, या नेहरू समिति द्वारा, या इनमें नहीं? तो बच्चों बताइए, आप लोग बताइए कमेंट करके कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? साथ में ये भी बताइएगा कब किया गया था। के द्वारा किया गया था साइमन कमीशन, विधानसभा, नेहरू समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले बच्चों साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा प्रयुक्त किया गया था। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन द्वारा, पेन थोड़ा। तो साइमन कमीशन द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो विकल्प एक करेक्ट आंसर होगा। इज द राइट आंसर। कब किया गया था बच्चों? अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा साइमन कमीशन द्वारा 1900 बच्चों रुक जाइए, पेन सही नहीं चल रही, मैं सही कर लूँ। 19 कर ले। साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में, 1927 में इसका प्रयोग किया गया था। किया गया था बच्चों साइमन कमीशन द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन, यानी विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? किस वर्ष अनुसूचित जाति पारिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया? तो बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा। 1927 में क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पारिभाषिक शब्द कब प्रस्तावित किया गया अनुसूचित जाति, किस वर्ष? तो 1932 में, या 1930 में, या 1933 में, या फिर 1931 में? तो किस वर्ष अनुसूचित जाति पारिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया बच्चों? तो यह कब किया गया है? तो यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों, 1932, 1932 में, 1932 में कब किया गया? इस शब्द को यानी अनुसूचित जात शब्द को परिभाषित तब किया गया जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने
पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग रखी थी। तभी बच्चों इसका निर्णय लिया गया था। तभी इसका निर्णय लिया गया था। पारिभाषिक शब्द प्रस्तावित किया गया था। यानी विकल्प एक करेक्ट आंसर होगा, यानी 1932। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 410 या 415 या 420 या 429? कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित किए गए थे साइमन कमीशन द्वारा तैयार सूची? सभी लोग इसका आंसर दें। बच्चों, 429। 429 अस्पृश्य यानी अनुसूचित जातियों यानी दलित जातियों के नाम साइमन कमीशन तैयार की गई थी, उसमें इन इतनी जातियों को सम्मिलित किया गया था। 429 जातियों की सूची तैयार की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम बच्चों इनमें 1935 के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात भी इसमें कही गई 1935 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, जो 429। इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु इस कालीन भारत में किया था? एस घुरिये ने, या एस एच रिजले ने, या जे एच हटन ने, या एम एन श्रीनिवास ने? तो किस किया था बच्चों ब्रिटिशकालीन भारत में अनुसूचित जातियों हेतु बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था? सभी लोग आंसर दें इसका। तो जो ब्रिटिश काल में अस्पृश्य यानी अछूतों की बहुत समय तक दलित वर्ग कहा जाता था। इसी नाम से में बच्चों इसी नाम से भारत में एक दलित वर्ग संघ भी बनाया गया था, जिसका निर्माण किया गया था। और यह नाम बहुत बहुत से व्यक्तियों द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण 1901 असम में जनगणना के आयुक्त बहिष्कृत जाति नाम से संबोधित किया था। असम के जनगणना आयुक्त ने बहिष्कृत जात शब्द का प्रयोग किया था। बहिष्कृत जात शब्द का प्रयोग किया था। बहिष्कृत का मतलब होता है क्या बच्चों? बाहरी जात। बहिष्कृत का मतलब क्या होता है? बाहरी जात। बच्चों, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था अपनी पुस्तक में? जे एच हट्टन द्वारा प्रयोग, के द्वारा जे एच हट्टन द्वारा जे एच हट्टन द्वारा किया गया था। का सही आंसर होगा जे एच। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में ध्यान देखिए और पढ़िए समझदारी से। जल्दीबाजी में आंसर गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि सन 1931 जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को नाम से संबोधित किया। अभी मैं पीछे व्याख्या बताई हूँ अच्छे से। बाहरी जाति के नाम से, या अनुसूचित जाति के नाम से, या दलित जाति के नाम से, या फिर अछूत जाति के नाम से हट्टन ने अस्पृश्य जाति को नाम से संबोधित किया था 1931 जनगणना में। सभी लोग इसका आंसर दें। तो वह कौन सा नाम था? बाहरी जात। बाहरी जात करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को जो नाम दिया था बाहरी जाति था, यानी बहिष्कृत जाति। तो यानी करेक्ट आंसर ए होगा, बाहरी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दलित शब्द, या बाहरी जात, या अस्पृश्य जात, या फिर निम्न जात? किस शब्द का प्रयोग हुआ था? बार बार पूछे हुए सवाल है, इसलिए बार बार आ रहे हैं बच्चों। जबकि पूछने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने रिपीट किया है ऐसे प्रश्न, क्योंकि जब थोड़ा सा प्रश्न का क्राइटेरिया अलग हो जाता पूछने के, पूछना तो वही बात है, का तरीका बदल जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने हर तरह के पूछे हुए हर शब्दों का प्रयोग करते हुए इस तरह के प्रश्नों को अनिवार्य समझ लिया है।
तो हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था बच्चों? ये हुआ था बाहरी का प्रयोग। बाहरी जाति शब्द का प्रयोग, यानी विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल हैं कौन कौन शामिल है बच्चों? अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है कौन? शामिल है समाज में प्रचलित वर्ग, या राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, या जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां, या आर्थिक रूप से समाज में कमजोर वर्ग। तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत इनमें कौन शामिल है बच्चों? तो हम एथेंटिक आंसर देंगे, ना कि अपने से समझ के नहीं। हमको एथेंटिक आंसर देना होगा जो हमारे संविधान में मान्य है। तो इसका ध्यान रखते हुए हमको अपना आंसर देना है। तो अगर हम इस तरह देखें बच्चों, का सही आंसर क्या होगा कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत सम्मिलित कौन से हैं? तो राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में सम्मिलित जातियां ही अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएंगी, यानी विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा, इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? टोडा जनजात का अध्ययन किसने किया है? टोडा जनजात का अध्ययन किया है रिवर्स महोदय ने, या पीके राय बर्मन ने, नहीं होगा बच्चों, पीके राय बर्मन ने, या एलपी विद्यार्थी ने, या एस के श्रीवास्तव ने। टोडा जनजात का अध्ययन किसने किया है? किसने किया है बच्चों? रिवर्स महोदय ने किया है। टोडा एक आदिम जनजाति है, इसका अध्ययन करने वाले रिवर्स रिवर्स महोदय 1904 में भारत में आए थे। उन्होंने बच्चों नीलगिरी क्षेत्र की पहाड़ियों का टोडा जनजात का अध्ययन किया, और उन्होंने 1906 में बच्चों टोडा पर एक मोनोग्राम भी प्रकाशित करवाया था। किसने? रिवर्स ने। तो बहुत बड़ा काम किया था। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग आंसर, तो सही आंसर ए होगा, रिवर्स। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? टोडा की श्रेणी है, टोडा की कौन सी श्रेणी बच्चों? औपचारिक समाज की, या पारंपरिक समाज की, या आदिम समाज की, या स्वच्छंद समाज की? टोडा की श्रेणी के हैं बच्चों, टोडा किस श्रेणी में आते हैं? आप लोग आंसर इसका करिए। टोडा की श्रेणी कौन सी है बच्चों? आदिम समाज, मैंने बताया आदिम समाज की। टोडा की श्रेणी आदिम समाज की, यानी विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? निम्नांकित में से किस जनजाति में बहुपत विवाह का प्रचलन नहीं है? नहीं है, यहाँ शब्द को ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान देके तभी आंसर दिया जाता है। बहुपत विवाह का प्रचलन है नहीं, नहीं है, में नहीं है। तो जो जनजातियां चारों दी जा रही है, किसमें? टोडा बहुपत विवाह का प्रचलन नहीं है। टोडा में, कोटा में, नायर में, या गोंड में? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नहीं। तो बच्चों गोंड में नहीं है। गोंड में नहीं है, बाकी सभी में है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है?
खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति है? एक विवाही, बहुविवाही, बहुपति विवाही या बहुपत्नी विवाही? किस तरह का विवाह की पद्धति के अनुसार बाबर खस जनजाति में भारत की जनजातियां बचो? बच्चों इनमें बहुपत विवाह की पद्धति प्रचलित है। बहुपत विवाह, बहुपत विवाह करेक्ट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में बहुपत विवाह प्रचलित होता है। अगर इसके अतिरिक्त हम देखें तो केरल के नायर, तियान, कोटा और नीलगिरी के टोडा जनजाति में भी बहुपत विवाह पाया जाता है। बात को याद रखिएगा। तो यानी सही आंसर इसका सी होगा, बहुपत विवाह। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये बताइए कि नायर कौन है? नायर कौन है? एक जाति है, या एक जनजाति है, या एक समुदाय है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो नायर कौन है? नायर कौन है? सभी लोग इसका आंसर दें। बच्चों नायर एक जनजाति है, बताया मैंने। नायर एक जनजाति है, जनजाति है, यानी विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा गया है? किस जनजाति में चारित्रिक बहुपद विवाह का प्रचलन है? किस जन इसमें से विकल्प देखना होगा। जैसे किसमें भ्रातृक बहुपद विवाह का चलन है यानी प्रचलन है? थारू में, गोंड में, टोडा में या भील में? भ्रातृक बहुपद विवाह का चलन किस जनजाति में पाया जाता है? इस चारों विकल्प में से बच्चों टोडा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टोडा में। टोडा इसका सही आंसर क्या होगा? टोडा जनजाति में भ्रातृक बहुपद विवाह की प्रथा पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? सेवा विवाह यानी मैरिज बाय सर्विस, सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी में, थारू में, सिरहोर में या भाटिया में? भाटिया नहीं होता बच्चों, भोटिया होता है। भाटिया तो एक का होता है, भोटिया जनजाति है। तो सेवा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है? इनमें से बिरहोर जनजाति में पाया जाता है सेवा विवाह का प्रचलन, बिरहोर जनजाति में, यानी विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा, बिरहोर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न रहा आपके सामने। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विश्व के विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? एशिया महाद्वीप में, या अफ्रीका महाद्वीप में, या यूरोप महाद्वीप में, या अमेरिका महाद्वीप में? तो बच्चों इसमें किस महाद्वीप को वधु मूल्य प्रथा ज्यादा, किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में बच्चों, अफ्रीका महा महा जब दक्षिण अफ्रीका की धोगा और बंटू जनजातियों में वधु मूल्य देने की प्रथा ज्यादा प्रचलित है, जिन्हें लाबोला भी कहा जाता है। लाबोला, इस बात का याद रखिए, वधु मूल्य को लाबोला भी वहां कहा जाता है, लाबोला। कभी पूछ सकता है कि लाबोला क्या है, तो वधु मूल्य है ये, लाबोला के रूप में भी जाना जाता है, लाबोला। तो करेक्ट आंसर बी होगा, अफ्रीका। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? गोल गधेड़ो नामक किस जनजाति से संबंधित है? थारू से, या नागा से, या कुकी से, या भील से? बच्चों यह लोक नृत्य जनजाति से संबंधित है।
बच्चों ये भील जनजाति में है। भील जनजाति में गोल गधेड़ो लोक नृत्य संबंधित है। भील जनजाति से जो गुजरात में पाई जाती है। जो गुजरात मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है। तो सही आंसर डी होगा भील। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो जो गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? बच्चों भील से ही संबंधित है। भील से संबंधित करेक्ट आंसर ए होगा, भील से संबंधित है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या पूछा गया कि भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के के द्वारा अपनी शक्ति से करने की प्रथा है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? परिवीक्षा विवाह कहेंगे, या घुसपैठ कहेंगे, या परीक्षण विवाह कहेंगे, या शक्ति विवाह कहेंगे? ऐसे विवाह को क्या कहेंगे आप? बच्चों इसे हम परीक्षण विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण होता है तो परीक्षण विवाह कहा जाता है। परीक्षण होता है, वहां ना सिद्ध करना पड़ता अपने शक्ति को, तो परीक्षण होता है। तो हम परीक्षण विवाह ऐसे विवाह को कहेंगे। यानी विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विवाह गृह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विवाह गृह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यौन शिक्षा, या मनोरंजन, या साथ रहने की भावना, या उत्तरदायित्वों का सहभागी हो? जो युवा गृह का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो अगर हम देखें तो युवा गृह का मुख्य उद्देश्य होता है अपने उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। सहभागी यानी करेक्ट आंसर होगा, द राइट आंसर। यहाँ बच्चों अगर हम देखें तो युवा गृह का उद्देश्य तो सभी होता है, यौन शिक्षा, मनोरंजन, साथ रहने की भावना, उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। तो बच्चों इसमें सभी आएगा, लेकिन यहाँ पूछ दिया क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य में बच्चों उत्तरदायित्वों का सहभागी होना होगा, क्योंकि उत्तरदायित्वों का सहभागी होना इसमें सभी आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हमारा यही होगा कि उत्तरदायित्वों का सहभागी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समुदाय की समस्या नहीं है? मुख्य समस्या नहीं है। अज्ञानता, या निरक्षरता, या गरीबी, या महिला भ्रूण हत्या? तो कौन सी समस्या जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या नहीं मानी जाती है बच्चों? या महिला भ्रूण हत्या मुख्य समस्या नहीं मानी जाती। यानी विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जनजातियों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है और अज्ञानता के अंधकार में वो अपना जीवन जीते हैं, और अशिक्षा के कारण बच्चों में अंधविश्वास, कुरीतियों और कुसंस्कारों से घिरी हुई होती हैं ये जनजातियां। करेक्ट आंसर डी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। में क्या पूछा जा रहा है कि मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है मुसलमानों द्वारा, या ब्राह्मणों द्वारा, या भीलों द्वारा, या केरल के नायरों द्वारा? किसके द्वारा मातृ सत्तात्मक परिवार की प्रथा मानी जाती है? विकल्प के अनुसार हमको आंसर देना है। मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है किसके द्वारा? तो केरल के नायरों द्वारा मानी जाती है। किसके द्वारा? वेरी गुड, केरल के नायरों द्वारा मानी। करेक्ट आंसर डी होगा, केरल के। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? नीचे उल्लेखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय है? बच्चों ये चारों जनजातियां जो लिखित हैं ए बी सी, कौन इसमें से मातृवंशीय है? क्या है? टोडा है, खासी है, या संथाल है? कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? अगर इसमें हम देखें बच्चों, इसमें केवल खासी जो है मातृवंशीय है। खासी जनजाति मातृवंशीय है और बाकी नहीं मातृवंशीय।
तो राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? तारवाड़। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है यानी परिवार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तारवाड़ मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है। यह किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में या केरल में या असम में या फिर उड़ीसा में? यह किस राज्य में पाया जाता है बच्चों? बच्चों ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में। केरल इज द राइट आंसर। कारवाड़ जनजाति जो है मातृवंशीय संयुक्त परिवार है जो यह केरल में पाया जाता है। केरल करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? निम्न में से कौन सा इसमें से बच्चों स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति या संस्थाति? संजाति होना चाहिए बच्चों। जनजाति संजाति होती है, कोई शब्द ही का अर्थ ही नहीं होगा। संजाति होगा। क्या बना दे? संजाति। संजाति। स्थानीय समूह कौन है बच्चों? तो जनजाति है। जनजाति स्थानीय समूह है। जाति क्या होता है? एक सामाजिक समूह होता है बच्चों। लेकिन जनजाति हो एक स्थानीय समूह का घटक माना जाता है। तो जनजाति करेक्ट आंसर का यानी सी द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? बच्चों इनमें से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? इसमें से भील, संथाल, गुर्जर या हो? कौन सी जनजाति बच्चों भारत की नहीं है? बच्चों एक गुर्जर एक जाति है ना कि जनजाति है। तो बाकी भील संथाल हो अनुसूचित जनजाति है। गुर्जर एक जाति है। इस सही आंसर क्या होगा? होगा गुर्जर। विकल्प सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतवर्ष में लगभग कितनी जातियां हैं? जनजातियां हैं। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं बच्चों? 127 या 237 या 560 या 439? भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं बच्चों? बच्चों अगर प्रश्न जब ये पूछा गया था तो सारे विकल्प वही हैं। तो उसके हिसाब से 560 थी। 560 थी। कितनी थी? 560 थी। लेकिन वर्तमान में बच्चों वर्तमान में अगर देखा जाए पूछा जाएगा क्योंकि वर्तमान के हिसाब से पूछ सकता है। वर्तमान में कितनी है? 749 है। इस बात को याद रखिएगा। K149 है इतनी जनजातियां बच्चों वर्तमान में। 449। और सर्वाधिक जनसंख्या में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या में जनजातियां कहाँ है? उड़ीसा में है। 62 है। सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों का 62 है उड़ीसा में बच्चों। उड़ीसा में। उड़ीसा। उड़ीसा में। इस बात को याद रखिएगा प्रश्न बन सकता है। 62। तो अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी ने दिया था या जवाहरलाल नेहरू ने दिया था या वेरियर एल्विन ने दिया था या डीएन मजुमदार ने दिया था? तो देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श आदिवासी बोलियों के लिए किसने दिया था? यह परामर्श बच्चों ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
कभी ये मत सोचिएगा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बेरियर एल्विन को किस रूप में जाना जाता बच्चों? बेरियर एल्विन को इन्होंने नई लिपि के विकास की बात कही थी, विकास की बात कही थी बेरियर एल्विन ने बच्चों। इस बात को ध्यान रखते हुए आंसर दीजिएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़कर तभी आंसर दीजिएगा। तो देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लेकिन बेरियर एल्विन आदिवासी बोलियों की नई लिपि के विकास की बात कही थी। बात का ध्यान रखें। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एस सी दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? इसमें से किस जनजाति का एस सी दुबे ने अध्ययन किया था? इसमें से बच्चों गोंड का, गोंड नहीं होता बच्चों, गोंडा, गोंडा है। गोंडा का या भील का या कमार का या कोंद का। तो एस सी दुबे जनजाति का अध्ययन किया था तो कमार जनजाति का अध्ययन किया था बच्चों। श्यामाचरण दुबे यानी एस सी दुबे मध्य प्रदेश की स्थानांतरित करने वाली भूमि खेती कहते हैं, भूमि खेती करने वाले कमार जनजाति का अध्ययन किया था। किसने? एस सी दुबे ने। तो राइट आंसर क्या होगा? अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किस निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा इसमें बच्चों निर्धारक तत्व नहीं है? किसी अनुसूचित जाति को के संवर्ग को सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व में नहीं है। भौगोलिक एकाकीपन या समुदाय का आकार या पिछड़ापन या विशिष्ट संस्कृति, कौन सा नहीं बच्चों? तो बच्चों अगर देखें हम तो भौगोलिक एकाकीपन, पिछड़ापन और विशिष्ट संस्कृति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व है, लेकिन समुदाय का आकार इसके लिए आवश्यक नहीं किया गया है। ये विकल्प भी करेक्ट आंसर, राइट आंसर बच्चों समुदाय का आकार आवश्यक तत्व नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का सुझाव किसने दिया था? जीएस घुरिये ने या डीएन मजूमदार ने या एन के बोस ने या वेरियर एल्विन ने? बच्चों यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव किसने दिया था? वेरियर एल्विन ने दिया, वेरियर एल्विन ने दिया, वेरियर एल्विन ने दिया था। वेरियर एल्विन ने दिया था। राइट आंसर डी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? वेरियर एल्विन, शरत चंद्र राय, मजूमदार या फिर AR देसाई? किसने दिया था बच्चों यह राय? वेरियर एल्विन ही है बच्चों यह राय। नाम केवल बदला गया, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उपवन। बात का ध्यान रखना। वेरियर एल्विन इसका राइट आंसर होंगे। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। घुरिये ने भारतीय जनजाति को कहा है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा है? अनुसूचित जनजाति कहा है या आदिवासी कहा है या आदिम जनजाति कहा है या पिछड़ी कहा है? घुरिये ने भारतीय जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया बच्चों? बच्चों पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया। घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है। घुरिये ने भारतीय जनजातियों को, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अनुसूचित जनजातियों को
किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? पिछड़े हिंदू शब्द से एस गुहा ने, एस घुरिये ने, या काका कालेलकर ने, या बी आर अम्बेडकर ने। बच्चों, पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित करने वाले हैं समाजशास्त्री, ये आपके हैं जी एस घुरिये इज द राइट आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? जी एस घुरिये ने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसने दिया? भारतीय जनजातियां पिछड़ी हिंदू हैं, यह विचार किसका? बच्चों, जी एस घुरिये, वाई बी दामले, या ए आर देसाई, या एन के बोस। यह विचार किसने दिया है? तो बच्चों, जाहिर सी बात है, पिछड़ा हिंदू कहने वाले जी एस ही है। करेक्ट आंसर ए होगा, यानी जी एस घुरिये। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। हम कल मिलेंगे आपसे राइट टाइम, यानी 4 बजे, शाम 4 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई यानी प्रैक्टिस जारी रखिए, ताकि आपका कुछ नुकसान ना हो। आपका